हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू लाइट प्रयास में। मुझे पूरा यकीन है कि आपका पेपर इस BTS का बहुत अच्छा गया होगा। आज का पेपर बड़ा अच्छा था और चलिए इस पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं और इसके सारे सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार के सबको के तहत मैं लेकर के आया हूँ BTS का सोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अ ड्रॉप ऑफ 10 की पावर -6 kg वाटर कैरीज प्लस का 10 की पावर -6 कूलम चार्ज। वाट इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी अप्लाइड टू बैलेंस इट्स वेट। ठीक है, मेरी बात को समझेंगे। इसमें बड़ी अच्छी सी थ्योरी होती है बेटा कि जस्ट इमेजिन, मान लीजिए कि अगर आपको पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना है। ये एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पर आधारित क्वेश्चन होता है। सिंपल सा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के आधारित ये क्वेश्चन है और इसके हिसाब से हम लोग करते क्या है, बड़ा सिंपल सी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि मान लीजिए जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हमारी क्या है बच्चा, बहुत ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन में थ्योरी को समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर आप Q चार्ज की बॉडी को रखते हैं, इसका मास मान लीजिए क्या है, M है। जस्ट इमेजिन, अब इस पर जो फोर्स बेटा लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर लगेगा, F बराबर Q इंटू E, और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है Fg बराबर M इंटू जी। ये दो फोर्स लगते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अगर आप इस ऑयल ड्रॉप को, अगर इस ड्रॉप को आप बैलेंस करना चाहते हैं तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक, या तो बात समझ आ गई। देखिए, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ ऐसे नहीं याद करेंगे, फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स है वो फील्ड की डायरेक्शन पर लग रहा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको बैलेंस करने के लिए फील्ड ऊपर होना चाहिए, तभी ये फोर्स mg को बैलेंस करेगा। अगर फील्ड नीचे होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लगेगा, तो बैलेंस नहीं होगा, वो तो mg का साथ देगा। तो उस कंडीशन में ये ऑयल ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है, ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो बैलेंस होने के लिए फील्ड का अपवर्ड डायरेक्शन में होना जरूरी बेटा। ठीक है, और इक्वेशन क्या बनी, Fe बराबर mg। अब Fe क्या लिखा हमने, Q इंटू E, और ये क्या होता है mg। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फील्ड की वैल्यू, तो E बराबर हो गया हमारा mg बाई Q। अब मास कितना दिया गया है अगर देखे जाए तो 10 की पावर -6 है। G की वैल्यू मान लीजिए 10 है, माना क्या क्वेश्चन में दिया गया है 10, और Q की जो वैल्यू है वो 10 की पावर वो भी -6 है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो फील्ड आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट पर मीटर, लेकिन डायरेक्शन किधर आएगी, अपवर्ड। तो ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है बेटा, फर्स्ट पार्ट में ये बात एकदम सही लिखी हुई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थ्योरी समझ में आई होगी कि फील्ड अपवर्ड क्यों है। अगर फील्ड डाउनवर्ड होगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे लगेगा, और उस कंडीशन में ये ड्रॉप बैलेंस्ड नहीं हो सकती। तो ड्रॉप के बैलेंस होने के लिए फील्ड का ऊपर होना जरूरी है, और ये उन केसेस में होता है जब चार्ज आपका कैसा हो बेटा, पॉजिटिव हो। कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये थ्योरी जो है F बराबर Q इंटू E के हिसाब से है, जो कि आप NCERT के पेज नंबर 14 एंड 15 पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ पॉइंट चार्ज Q1 एक्सर्ट अ फोर्स F अपॉन अनदर चार्ज Q2। देखिए, F एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। ठीक है, Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगा रहा है, एक्सर्ट अ फोर्स। ठीक है, Q1 जो है वो Q2 पर फोर्स लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है, मान लीजिए F फोर्स लगा रहा है। ठीक, इफ अ थर्ड चार्ज Q3 भी प्लेस क्वाइट नियर द चार्ज Q2, Q2 के नियर अगर हमने कोई Q3 चार्ज रख दिया, देन द फोर्स दैट चार्ज Q1 एक्सर्ट ऑन द Q2 विल बी क्या हो जाएगा भैया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की जो वैल्यू है वो वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि चार्ज की वैल्यू क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है। वो इस बात पर डिपेंड करती ही नहीं है कि बीच में क्या चार्ज रखा हुआ है। उनके बीच का जो म्यूचुअल फोर्स होता है वो तीसरे चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, और अगर डिपेंड नहीं करता है तो कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि Q3 का उनके बीच में लगने वाले फोर्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप फोर्स में देख सकते हैं, फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्ज के बिटवीन देख सकते हैं, पेज नंबर 11 एंड 12 पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देयर आर टू चार्जेस, प्लस का 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस का 5 माइक्रोकूलम। द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम क्या हो जाएगा।
देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। एक प्लस का 1 माइक्रोकुलम चार्ज है और एक प्लस का 5 माइक्रोकुलम चार्ज है। दोनों लोग जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, एक्शन रिएक्शन। ये वाला बंदा इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला बंदा इसको अपनी तरफ खींचेगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा जो होता है वो सेम होता है। आप कह सकते हैं जैसे मान लीजिए ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इनके जो बेटा मैग्नीट्यूड होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑब्वियस सी बात इनका रेशियो भी क्या होगा, सेम। इसलिए कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, बोले बेटा सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि म्यूचुअल फोर्स होते हैं और एक्शन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्शन रिएक्शन के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, भले डायरेक्शन चेंज हो, तो अगर मैग्नीट्यूड का रेशियो लेंगे तो 1:1 ही आएगा। पेज नंबर 12-13 पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 बॉल कैरीज चार्ज प्लस का 8 माइक्रोकुलम एंड माइनस का 8 माइक्रोकुलम अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F। ठीक है, एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, इस पर चार्ज जो है वो 8 माइक्रोकुलम है, इस पर चार्ज जो है वो देखा जाए ध्यान से तो माइनस का 8 माइक्रोकुलम चार्ज। ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स कैपिटल F इफ -4q कुलम चार्ज इज एडेड टू बोथ। अब हमने क्या किया, देखिए मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस है d। ठीक, एकदम क्लियर है। अगले स्टेप में क्या हुआ कि अगर मैं यहां पर फोर्स लिखता तो कितना फोर्स आएगा, k। इस बात पर डिपेंड करेगा कि 8 माइक्रोकुलम मैग्नीट्यूड ही लिया जाता है यहां पर, डिवाइड बाई d स्क्वायर। ओके, ये F हो गया हमारे पास। ठीक, अब एक माइनस का 4 माइक्रोकुलम जाकर के इसमें ऐड किया, दोनों में ऐड किया। तो जब आप दोनों में ऐड करोगे, मेरी बात समझना कि 8 माइक्रोकुलम था, इसमें ऐड किया माइनस का 4 माइक्रोकुलम, कितना बचा, अगर मैं बोलूं तो बोलेंगे सर 4 माइक्रोकुलम चार्ज बचा। ठीक, यहां पर माइनस का 8 माइक्रोकुलम है, माइनस का 4 और मिल गया, तो मिलके कितना हो गया, माइनस का 12 माइक्रोकुलम चार्ज हो गया। डिस्टेंस बेटा अभी भी क्या है, वही है। और जब अब आप फोर्स निकालेंगे तो K 4 माइक्रोकुलम एंड 12 माइक्रोकुलम डिवाइड बाई d स्क्वायर वही रहेगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि F डैश की वैल्यू क्या होगी, तो आप सीधे देख सकते हैं कि अगर हम यहां पर F डैश अपॉन F निकालें तो सब कुछ बराबर है, सिर्फ चार्ज की बात है, तो 12 चौक 48 ये हो जाएगा, डिवाइड बाई बात करेंगे 64 ये हो जाएगा। तो यहां से जो F डैश आने वाला है वो 48/64 इंटू F, जैसे हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, 3/4 टाइम्स ऑफ F, ये हमारा टर्म्स हो जाएगा। आप सिंपल से ऐसे डिवाइड कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कौन सा पार्ट सही है, थर्ड पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल बेसिक फोर्स के जनरल फॉर्मूले पर क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 × 10⁻³ kg, पार्टिकल का जो मास दिया गया है वो 2 × 10⁻³ kg दिया गया है, और जो चार्ज दिया गया है वो 4 × 10⁻³ कूलम दिया गया। इंटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इंटर करे हैं जिसकी वैल्यू 5 वोल्ट पर मीटर है। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है, काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है t बराबर 10 सेकेंड पर। तो बेटा हमें ये देखना पड़ेगा t बराबर 10 सेकेंड पर उसकी स्पीड क्या है, तब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है ½ mv²। तो क्वेश्चन में मास तो दिया गया है लेकिन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी t समय के बाद। तो अब जैसे मान लीजिए ये फील्ड है, ठीक, अब इस फील्ड में अगर आप q चार्ज को इंटर कराते रेस्ट छोड़ते हैं, तो रेस्ट अगर छोड़ेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, बढ़ने के बाद कुछ समय के बाद इसकी स्पीड कुछ हो जाएगी t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पर लग रहा होता है फोर्स। फोर्स क्या लग रहा होता है, F बराबर Q इंटू E, और इसकी वैल्यू ma के बराबर भी होती है। तो एक्सेलरेशन बेटा जो आता है वो QE/m आ जाएगा। मतलब जब हम Q चार्ज के पार्टिकल को फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो एक्सेलरेशन आता है बेटा वो QE/m आता है। अब वेलोसिटी अगर निकालोगे तो v बराबर u प्लस at होता है फॉर्मूला, सिंपल सा काइनेमेटिक्स, u प्लस at। इनिशियल में वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन जो है वो QE/m है, और ये हो गया टाइम t। तो वेलोसिटी तुम्हारी आ रही है QE/m इंटू टी। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। चार्ज क्वेश्चन में जो दिया गया है वो 4 × 10⁻³ है। फील्ड की जो वैल्यू दी गई है वो 5 है।
टाइम यहाँ पर 10 सेकेंड है, और मास आपको दिया गया है 2 × 10⁻³ का 3। ठीक है, तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो गया। ठीक, देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 × 10 करेंगे तो वेलोसिटी आ रही है 100 मीटर/सेकेंड। ठीक, अब बस आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो मास यहाँ पर क्वेश्चन में 2 × 10⁻³ था। वेलोसिटी की अगर बात करें तो 100 को 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3 जीरो घट गए, कितने बचा? सिर्फ 10। कितना आंसर आ जाएगा? 10 जूल आ जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही है? थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई आप समझ गए होंगे कि पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला, सिंपल v = u + at का इस्तेमाल करके हमने वेलोसिटी निकाल ली, और काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला यूज कर लिया 12 mv², और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप लोग इस पेज नंबर पर देख सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन कुछ यहाँ पर जिक्र है, इसी के आसपास मिलते जुलते। 2 चार्ज यहाँ पर हैं प्लेस एज शोन द फिगर, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। 2 चार्ज हमारे पास है 9e एंड 16e। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ 9e एंड 16e, 9e एंड 16e। कह रहे तीसरे चार्ज को कहाँ रखें। अब अगर आप आंसर देखें तो आंसर के हिसाब से 9e और 4e दोनों के हिसाब से हैं। तो चलिए फिर 9e से मान लेते हैं। मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस दूर कोई चार्ज आपने क्यों रखा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 70 माइनस का x आप ले सकते हैं। ठीक, अब इस q चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो, ऐसा ही जाते हैं। तो अगर मैं q को पॉजिटिव, इस पर फोर्स 0 कब हो सकता है? ये वाला बंदा इसको इधर धक्का दे रहा है, बात समझना बड़ा इजी है। इस q चार्ज पर मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट चार्ज q है, और इस q चार्ज पर रखने पर नेट फोर्स 0 आ रहा है। तो अगर नेट फोर्स 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बंदा इसको इधर धक्का दे रहा होगा, मान लीजिए F1 है, ये वाला बंदा इसको इधर धक्का दे रहा होगा, मान लीजिए F2 है। तो फॉर F net is equal to 0, F1 must be equal to F2। F1 की वैल्यू मस्ट बी F2 के बराबर होनी चाहिए। अब अगर मैं F1 लिखता हूं, मतलब ये और ये के बीच में, तो K पहला चार्ज 9e है, दूसरा चार्ज हमारे पास Q है, डिवाइड बाई x का स्क्वायर हो गया। F2 की बात करेंगे तो K पहला चार्ज हमारा 16e है, दूसरा Q है, नीचे जो लिखेंगे वो 70 माइनस x का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, K से K कैंसिल, E से E कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 9/x² एंड 16/70 माइनस x का होल स्क्वायर। बेटा ऐसे क्वेश्चन में कभी भी इसको ओपन मत कर देना, अगर इसको ओपन कर दोगे तो कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाता है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, हमेशा बोथ साइड क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। बेटा अगर बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे कुछ इस तरीके से 9/x², बोथ साइड मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक, 70 माइनस x का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आएगा 3/x, और ये हो जाएगा 4/70 माइनस का x। इस दौड़ सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 210 माइनस का 3x इज इक्वल टू, ये इधर चला गया तो 4x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7x, और x आ गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, x बराबर 30 सेंटीमीटर, मतलब यहां से 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगर पहले ऑप्शन देखें 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम 0, दोनों ट्रू लिखे हुए हैं, ये गलत लिखा हुआ है, तो ये बात चौथे ऑप्शन में लिखी हुई है, इसलिए कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो मल्टीपल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप एनसीईआरटी के इस पेज पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग अ चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D। If F is the force of the repulsion between the ions, the number of electron missing from the each ions will be क्या होगा? भैया फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 1/4πε0। ठीक है, पहला चार्ज Q है, दूसरा भी Q है, तो Q × Q/d²। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दैट इज Q²/4πε0d²। तो Q² की जो वैल्यू आएगी वो 4πε0d² हो गई। तो Q जो आ जाएगा हमारे पास, जो भी Q आने वाला है,
अगर आप ध्यान से इस चीज को समझे, क्यू स्क्वायर यहाँ पर है तो उधर जाएगा तो अंडर रूट के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। अच्छा एफ भी तो था साथ में, ठीक है, तो एफ तो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कराया नहीं, रुक जाओ एक बार देख लो ध्यान से भाई, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ। ठीक, बड़ा एक बात और ध्यान समझ लो, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है तो हमने ये भी पढ़ा है कि Q बराबर जो होता है बेटा N इंटू ई होता है, तो मैं इस Q की जगह N इंटू ई भी लिख सकता हूं, N इंटू ई, इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ। अब अगर मैं इस रूट को उधर भेज देता हूं तो आप ये कहेंगे सर देखिए एन स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ, देन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आने वाला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर, जो कि शायद आपको फोर्थ पार्ट में देखने को मिल जाएगा। तो कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, फोर्थ पार्ट। बेसिक सिंपल अगर मैं बात करूं तो कूलम्ब्स लॉ पर के जनरल फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 चार्ज यहां पर हैं, 4Q कैपिटल Q स्मॉल q आर इन द स्ट्रेट लाइन इन द पोजीशन ऑफ ये। देखिए यहां से जरा समझेंगे इस चीज को कि यहां पर एक पोजीशन बनाई गई है, ठीक है, पोजीशन है, एक है 0, एक आपका जो है L/3 है, और यहां से L डिस्टेंस दूर एक पोजीशन ये है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, बड़ा सिंपल सी बात कहूंगा मैं, कि यहां से L/3 डिस्टेंस दूर एक पोजीशन ये है, यहां पर 4Q चार्ज कैपिटल Q चार्ज, यहां स्मॉल q चार्ज रखा गया है, ठीक। रिजल्टेंट फोर्स ऑन द Q विल बी 0, कह रहा Q पर रिजल्टेंट फोर्स 0 आ रहा है अगर कैपिटल Q की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, निकालते हैं। अगर मैं कैपिटल Q को पॉजिटिव मान के क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बात समझना, तो ये वाला बंदा इस Q चार्ज पर मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, ठीक, मैं क्या करता हूं नाम लिख देता हूं, मान लीजिए A, ये B और ये C है, ठीक है। तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A अगर लिखें, वो इधर आया, फोर्स ऑन C ड्यू टू A, और अगर ये प्लस मान के चल रहे हो तो ये भी फोर्स ऑन C ड्यू टू B एक डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में नेट फोर्स आप जब लिखोगे FCA प्लस FCB लिखोगे, लेकिन प्रॉब्लम ये वैल्यू 0 है, क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर 0 रखना है। तो अब अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन C ड्यू टू B होना चाहिए, ठीक। फोर्स ऑन C ड्यू टू A लिखते हैं, C ड्यू टू A मतलब ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी K, ये कितना है 4Q, A पर चार्ज कितना 4Q, C पर चार्ज कितना है Q, डिवाइड बाई L स्क्वायर, ठीक। उसके बाद फोर्स ऑन C ड्यू टू B लिखना है, तो माइनस K, C पर जो चार्ज आपके पास है वो Q है, और B पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, बीच के डिस्टेंस भैया अगर ये L/3 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 2L/3 होगा, क्यों, अरे L माइनस का L/3 करोगे तो 2L/3 तो आएगा, तो ये हो गया 2L/3 का होल स्क्वायर। ओके सिंपल। अब देखिए ध्यान से क्या क्या यहां पर चीजें कट रही हैं, तो K से K कट गया, Q से Q कट गया, और L स्क्वायर से L स्क्वायर चला गया, तो ये ऊपर जाएगा, यहां पर देखिए 4 है, Q है, माइनस का कैपिटल Q है, इंटू 9 है, और नीचे 4 है। तो यहां पर जो कैपिटल Q की वैल्यू आ रही है ये इधर चला जाएगा, -16/9 इंटू स्मॉल q आ रही है, माइनस साइन होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो कट के 0 कैसे होंगे, तो ऑब्वियस बात है कैपिटल Q माइनस में होना चाहिए। कौन सा पार्ट सही हो जाएगा अगर मैं बात करूंगा, तो भैया पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कैपिटल Q निगेटिव होना ही चाहिए, क्योंकि अगर प्लस होता तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कट के कभी 0 होएगा ही नहीं। लेकिन पहले जब हमें पता नहीं रहता है कि हमें कैलकुलेट करना होता तो मान के चलते हैं कि 0 है और पॉजिटिव है, फिर उसके बाद अपने हिसाब से इसमें देखो एडजस्ट हो जाता अपने आप। इसलिए Q बराबर माइनस का 16/9 Q इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मल्टीपल चार्ज के हिसाब से फोर्स थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 पॉइंट चार्ज यहां पर है, एक प्लस का 3 माइक्रोकूलम, एक है 8 माइक्रोकूलम, रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। एक चार्ज हमारे पास है भैया, देखिए ध्यान से, ये चार्ज 3 माइक्रोकूलम है और ये जो चार्ज है वो 8 माइक्रोकूलम है बेटा। मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस d है।
ये जो F आया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखेंगे, K 3 माइक्रोकुलाम वाला और 8 माइक्रोकुलाम वाला डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक, फिर क्या क्या, एक -5 माइक्रोकुलाम चार्ज जो है दोनों में ऐड कर दिया, दोनों में क्या कर दिया, ऐड। अब अगर हम यहां पर जैसे लिखा है 3 माइक्रो था, यहां पर हमने क्या क्या ऐड कर दिया है, बहुत ध्यान समझिएगा, -5, तो अगर ऐड कर दोगे 3 माइक्रो माइनस का 5 माइक्रो कुलाम ऐड कर दिए तो कितना आ गया, पाइप माइनस में है तो ऑब्वियस सी बात है कितना आ जाएगा, फिर से 2 आ जाएगा मेरे हिसाब से, 2 माइक्रो कुलाम आ गया, वो भी माइनस का। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूं तो पहले से ही तुम्हारे पास 8 माइक्रो कुलाम था, तुमने -5 और लिखा तो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा, बोलो भैया, अरे 5 गया, 3 बच गया, 3 माइक्रो कुलाम अभी हो गया। अब जब आप इसके बीच में फोर्स लिखेंगे F डैश तो बेटा कितना लिखेंगे, K माइनस का 2 माइक्रो कुलाम और ये 3 माइक्रो कुलाम डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस अभी भी वही है। भैया ये पॉइंट चार्ज है, मैंने समझाने के लिए गोला करके बनाया है, ये कोई स्पेयर नहीं है, डिस्क्लेमर है, स्पेयर नहीं है, पॉइंट चार्ज है, समझाने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, तो F डैश अपॉन F फिर से कर देते हैं, F डैश में बचेगा इतना -2 इंटू 3 और यहां कितना बचा अगर देखें तो 3 इंटू 8, तो यहां देखें 3 से 3 गया, कितना बचेगा, -1/4, तो F डैश जो आएगा वो माइनस का F/4 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन में शुरुआत में फोर्स 40 दिया गया था तो 40 डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो -10 न्यूटन आ जाएगा। कौन सा पार्ट सही होगा बोलो बेटा, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये प्रॉपर इसी फॉर्मूले पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक 4e एक प्लस का e है, एक प्लस का e है और एक प्लस का 4e है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो x है। एट व्हाट डिस्टेंस अ चार्ज q मस्ट बी, मान लीजिए यहां से a डिस्टेंस दूर कोई चार्ज रखा, कोई चार्ज है, q मस्ट बी प्लेस फ्रॉम प्लस e सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x माइनस का a। ठीक है, इस q पर लगने वाला फोर्स जो है वो 0 दिखाना है, तो इस q पर अगर ये वाला बंदा फोर्स लगा रहा है तो ये इसको इधर धक्का देगा, मान लीजिए F1 है कि मान लीजिए पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। ठीक है, ये वाला बंदा इसको इधर धक्का दे रहा होगा तो ये F2 होगा, और अगर आप नेट फोर्स को 0 करार देना चाहते हैं तो F1 मस्ट बी इक्वल टू F2। F1 कैसे लिखेंगे, K, एक चार्ज हो गया इसी और दूसरा चार्ज हो गया हमारे पास Q, और बीच की जो डिस्टेंस है वो E का स्क्वायर हो गई, ये K हो जाएगा, एक चार्ज हमारा प्लस का 4E है और दूसरा हमारा जो चार्ज है वो Q है, डिवाइड बाई बात करेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, काटते पीटते हैं, देखते क्या आने वाला है, K से K गया, सब कुछ गया, ध्यान से देखेंगे तो यहां बचेगा 1/a² और ये बच रहा 4/x माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों साइड रूट ले लेना चाहिए, क्योंकि जब आप दोनों साइड रूट लेते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा सरल हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ बाहर आएगा 1/a और यहां पर जो बाहर आएगा वो x माइनस का a आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं तो x माइनस का a बराबर 2a, तो x बराबर 3a, तो a की जो वैल्यू आ गई वो x/3 आ गई। तो ऑब्वियस बात है प्लस e से कितनी डिस्टेंस दूर जाकर के यहां पर नेट फोर्स 0 मिलेगा, x/3 डिस्टेंस दूर जाके मिलेगा, तो कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस रिपल ईच अदर with a force of 100 Newton. One of the charge is increased by 10% and another charge is reduced by 10%. The new force of repulsion क्या होगा। देखो मैं कहना चाहूंगा कि कभी परसेंटेज वाले क्वेश्चन हो तो बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज हैं, कितना चार्ज ये दिया नहीं गया तो मानना ही है, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट। पहला चार्ज जो है वो 100 था, 100 गुलाम है, सिंपल मानो, और दूसरा चार्ज चूंकि उनके बीच में क्या है, रिपल ईच अदर है, तो दूसरा भी मान लीजिए 100 ही होगा, क्योंकि रिपल्शन है, सेम चार्ज होगा, मानना लेट है, आप लेट कर लो। ठीक, इस कंडीशन में जब आप फोर्स लिखते हो बेटा बहुत ध्यान से समझना, तो आपने लिखा K 100 इंटू 100, मान लीजिए उनके बीच की डिस्टेंस d है तो आप d स्क्वायर लिख देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से पहला चार्ज जो है Q1 डैश जो है 10% क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो
तो 100 का 10%, 10 इंक्रीज कर दिया तो 100 प्लस का 10 बोले तो 110 कूलम हो गया। और Q2 डैश 10% कम कर रहे हैं तो घटाओगे तो 90 कूलम हो गया। भाई यही तो आप कम करोगे, इंक्रीज बाई 10% एंड अदर इज रिड्यूस बाई 10%, तो ये सब कुछ बन जाएगा। ठीक है, यहां तक आ गए। अब अगर आप फोर्स लिखोगे बेटा तो K पहला 110, दूसरा 90 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, सिंपल वही काम कर लें, एफ डैश अपॉन एफ का, एफ डैश वाले में 110 गुणे 90 और इसमें अगर हम बात करेंगे तो 100 इंटू 100। ठीक है, तो एफ डैश की जो वैल्यू आने वाली है बहुत ध्यान समझ लीजिएगा। अच्छा एक बात और भी है यहां पर, देखो शुरुआत में एफ कितना था, 100 न्यूटन था। ठीक, तो एफ डैश अपॉन 100, यहां बात करेंगे तो 2 जीरो इसको खा जाएगा कि 99 अपॉन 100, तो मेरे हिसाब से एफ डैश जो है वो 99 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99 न्यूटन हो जाएगा। कौन सा पार्ट सही है, थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ में आएगा, बड़े इजीली करो, कोई लोड नहीं लेना, आराम से करते चलो हो जाएगा क्वेश्चन। ये भी इसी पर आधारित था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ न्यूट्रल पेंडुलम ऑसिलेट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू द पेंडुलम देन इट्स पीरियड क्या हो जाएगा। देखिए अगर इस पे आप पॉजिटिव चार्ज देते, आज ही मैंने थ्योरी बताई थी, अगर आप पॉजिटिव चार्ज दोगे, ठीक है, प्लस का क्यू चार्ज दिया अगर आपने, तो होगा क्या, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे क्या होता है mg, ये QE। अब यहां पर जो G इफेक्टिव अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो निकालने के लिए आपको, अगर मैं एफ नेट की बात करता हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, mg माइनस का QE, और अगर मैं यहां से G कॉमन लेता, M कॉमन ले लेता हूं तो ये जो आने वाला है वो G अपॉन QE बाई M आ जाएगा। ठीक, और जब हम रियल वाला देखते थे तो वहां पर mg इफेक्टिव होता था। कहने का मतलब यहां पर G इफेक्टिव जो है वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, बात समझना। सिंपल पेंडुलम के केस में जो टाइम पीरियड होता है बेटा वो 2 पाई अंडर रूट के अंदर L अपॉन G इफेक्टिव। अब यहां पर ये प्रोसेस करने की वजह से G इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया, और अगर G इफेक्टिव कम हो गया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, बोलो बेटा, फर्स्ट पार्ट सही हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, जो कि आप इस एनसीईआरटी पेज पर इस तरीके की चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 और भी ज्यादा आसान है। 5 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द 5 वर्टेक्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। भैया हेक्सागन है यहाँ पर, तो अगर ये हेक्सागन है, भाई बात को समझने की कोशिश करना, ये हेक्सागन है। ठीक है, 5 चार्ज जो है बेटा वो इसके 5 कॉर्नर पर है, लेकिन छठे पर नहीं है। इनकी साइड जो है वो ए है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। सेंटर की भैया यहां बात कर रहे हैं। ठीक है, सेंटर की बात करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हमें फील्ड चाहिए तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस चाहिए, और रेगुलर हेक्सागन की खास बात ये होती है, अगर ये ए है तो ये जो पोर्शन है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है सभी केस में। इसलिए अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होना चाहिए। ठीक है, अब सभी की वजह से अगर मैं फील्ड देखूं तो ये वाला बंदा, इसको इधर, इसकी फील्ड इधर होगी और इसकी फील्ड इधर होगी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, तो बेटा कट के क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, इसकी फील्ड भी बेटा इधर होगी ई, और इसकी फील्ड भी इधर होगी ई, तो बेटा ये भी क्या हो गया, कट के 0 हो गया। सिर्फ इस जो फील्ड है ये बच जाएगा, बाकी सब जो है बेटा कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहां पर सिर्फ ई आएगा, और ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा, सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फील्ड के मल्टीपल चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि आप एनसीईआरटी के इस फलाना पेज पर देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फील्ड स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्शन बिल्कुल सही, नेचर ऑफ चार्ज बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दिस कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, फोर्थ पार्ट। बहुत आसान क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पर आधारित ये क्वेश्चन थे, जो कि आप इस पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव सिंगल चार्ज।
बेटा नेगेटिव सिंगल चार्ज की वजह से जो फील्ड होती है, देखिए यहाँ पर बनी हुई एनसीईआरटी में हमेशा याद रखना रेडियली इनवर्ट होती है। क्या होती है? रेडियली इनवर्ट होती है। नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है रेडियली इनवर्ट होती है, इसलिए कौन सा पार्ट सही होगा? नेगेटिव से क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियली इनवर्ट। क्या बोलते हैं? रेडियली इनवर्ट बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। 4 point charges are placed at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter as shown in the figure. The force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square क्या होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये सेंटर पर रखा गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है 1 माइक्रोकूलम्ब चार्ज, इस पर फोर्स बताना है हमें। इस पर ये वाला बंदा, ये वाला ना, चारों लोग फोर्स लगा रहे होंगे। ये वाला बंदा इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा ए की वजह से। ये वाला बंदा इस पर फोर्स किधर लगाएगा? इस साइड पर लगाएगा सी की वजह से। अब अगर आप देखिए दोनों केस में फोर्स ऑन ए और सी दोनों बराबर है। क्यों? क्योंकि जब आप फोर्स ऑन ए निकालेंगे तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों सेम है। सिमिलरली ये चार्ज और ये चार्ज भी सेम है और इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स भी सेम है। तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो इनकी वजह से जो नेट आएगा वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम -4 की बात करेंगे तो ये वाला बंदा इसको अपनी तरफ खींचेगा बी वाला, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा डी वाला। अट्रैक्शन है। तो यार ऑब्वियस सी बात है, यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है कि एफ डी और एफ बी बराबर होंगे, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए इनकी वजह से भी नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। आई होप आपका ये क्वेश्चन सही गया भी होगा। ठीक है, तो मल्टीपल फोर्स चार्ज की वजह से जो फोर्स होता है उसी का फॉर्मूला यहां पर लगा हुआ है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अ कप कंटेन 250 ग्राम ऑफ वाटर। देखिए बेटा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 250 ग्राम वाटर है, फाइंड द टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कप ऑफ द वाटर। सबसे पहली चीज, वाटर है कितना? इतना। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है ये। मेरी बात समझना, अगर 250 ग्राम वाटर है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि इसमें कितने मॉलिक्यूल से वाटर के हैं, और एक मॉलिक्यूल वाटर का, वाटर की बात करोगे तो H2 हो गया। H2O के एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल ले लो, उसमें 10 प्रोटॉन होते हैं। 10 प्रोटॉन मतलब 10 E के बराबर चार्ज होता है एक मॉलिक्यूल में। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। ठीक है, इधर समझ में आ गई बात। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा केमिस्ट्री है बच्चा। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है इसका? 18 होता है। ये नंबर ऑफ मोल हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए आपको इसमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से, दैट इज 6.023 या 2 × 10 की पावर 23। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना होगा? 10E के बराबर। 10E क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन H2 की बात करोगे तो 2 प्रोटॉन उसमें होंगे, और ऑक्सीजन की बात करोगे तो 8 प्रोटॉन उसमें होंगे, तो 8 2 10 हो गया। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 8, कितने हो गए टोटल? 10 प्रोटॉन। तो 10 प्रोटॉन मतलब 10 × E इतना चार्ज होगा। ठीक है, तो अब टोटल चार्ज अगर आपको निकालना है, टोटल चार्ज, तो उसके लिए आपको भाई साहब देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक मॉलिक्यूल्स में कितना चार्ज है, दैट इज 10 × E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 × 10 की पावर -19। ये कैलकुलेशन जो है आपको करना है, और इस कैलकुलेशन को करके हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए, कैलकुलेशन करूं मैं, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। 250/18 × 6.02 × 10 × 1.6 करेंगे तो ये आ रहा है 1337.7 × 10 की पावर 4। ठीक है, 3 और मिल जाएंगे तो 1.337 × 10 की पावर 7 कूलम। तो ये किस में दिया गया है? दैट इज सेकंड पार्ट। हाँ, राउंड ऑफ करेंगे तो 3 4 हो जाएगा। कौन सा पार्ट सही होगा? थर्ड। समझ सेकंड पार्ट। तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाला, फिर मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, फिर टोटल चार्ज निकालने के लिए 10E से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन है,
वे। अब ये जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज इन देयर कप ऑफ वाटर, और एज्यूम किया गया था 250 ग्राम है। एज्यूम किया गया था बोले बड़े 250 ग्राम है। देखिए फेवर एनसीईआरटी का हम लोगों ने क्वेश्चन दिया था, जो कि आप यहां पर जाकर के देख सकते हैं। इसका आंसर भी 1.34 × 10⁻7 आना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। कितना चार्ज आया है? 6 × 10⁻⁻7 नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो यार Q बराबर NE आपने सुना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस सिंपल है, E से डिवाइड कर दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पता कर, 6/1.6 करेंगे तो ये 3.75 होगा, और ये अगर ऊपर चला जाएगा तो 19 - 7 करेंगे तो बस अब ये 12 हो जाएगा, है ना। किस पार्ट में लिखा हुआ है? ये 4th पार्ट में लिखा हुआ है, आप आराम से इसे कर सकते हैं, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए, ये सेम एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन है, बस वहां पर चार्ज की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर बदल दिया गया है, और आप इस पेज में जाके देख सकते हैं, सिंपल थ्योरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m and चार्ज 2q is placed at rest in a uniform electric field E and then released. The kinetic energy attained by the particle after moving a distance y. y distance travel करने के बाद इसकी kinetic energy क्या होगी? तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि y distance travel करने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन कराया था कि अगर आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो यार देखो F बराबर चार्ज कितना है 2q, फील्ड कितनी है E, और फोर्स का एक फॉर्मूला m × a होता है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2qE/m। ये देखो तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, और इस शुरुआत वेलोसिटी क्या रही होगी 0, और कितनी डिस्टेंस चलाना है हमें y, तो s बराबर हो गया y। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, s बराबर क्या होता है ut + ½ at², लेकिन ना बस ये तो रहने दो। ठीक है, हमें अगर काइनेटिक एनर्जी बतानी है तो बड़ी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो ½ mv² होता है, तो हमें चाहिए यहां पर v²। कैसे निकालें? सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड लगा दें, v² = u² + का 2as। ठीक, तो v², अब ये तो 0 है, हटा दो उसको, तो 2 × a की वैल्यू यहां पर कितनी है 2qE/m, और s कितना है यहां पर y है, तो देखिए y v² की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू उठा के आप यहां धर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो k½ m, v² कितना है अगर देखें तो 2 × 2 qE/m × y, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो k बराबर जो आएगा वो 2qE/y आ जाएगा। कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही शानदार, जानदार, बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया होगा आपको क्वेश्चन करके। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, और ऐसे क्वेश्चन इस तरीके के में आपको देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी से बाहर नहीं गए हम लोग, एनसीईआरटी में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ रिलेटेड टू चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिस्क्राइबिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यार कूलम्ब्स लॉ तो सिंपल आप जानते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फॉर्मूला कौन भूल सकता है? ठीक है, सिंपल सा, ये कहां लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कौन सा पार्ट सही है? 4th पार्ट, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बिल्कुल सिंपल कूलम्ब्स लॉ पर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ देखिए, ये लिखा भी है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है? नहीं भैया, रिपल्सिव भी होता है। कब होता है? प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्सिव है, माइनस माइनस है तो रिपल्सिव है, सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं हो सकता। लाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं क्या? ना बाबू, लाइक चार्ज तो अट्रैक्ट नहीं करते, लाइक चार्ज तो रिपल करते हैं। उल्टा लिखा है, गलत है। इलेक्ट्रिक फोर्स आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। चार्ज इज नॉट क्वांटाइज्ड, ये तो गलत है। तो कौन सा पार्ट सही है? थर्ड। हमें ये बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये जो थ्योरी है ये सब आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, हाफ ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिए बिल्कुल सही बात है, और इसका रीजन भी सही। अब इसका रीजन क्या है भाई? सीधी सी बात है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी में कोई भी चार्ज है तो वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई होगा। ठीक
ठीक, प्लस माइनस, यही तो क्या, ये इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसी को बोलते हैं बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि किसी भी बॉडी में अगर चार्ज देखना होता है तो आप या तो बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या तो अंदर इंसर्ट करेंगे, लेकिन जब कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पूरा पूरा निकालेंगे, कभी हाफ नहीं निकाल सकते, इसलिए लिखा है हाफ ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सिस्ट, बिल्कुल सही बात लिखी है, तो सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सिंपल स्टोरी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर, कि किसी भी बॉडी पर जो भी चार्ज होता है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई के होता है, और हाफ इज नॉट एग्जिट, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो आप क्वांटाइजेशन की थ्योरी पे आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, टू इक्वली चार्ज मेटल स्पेयर ए एंड बी रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ इतना, another identical uncharged sphere C touches to A and then placed at the midpoint of the line joining the sphere A and B. The net electric force on the sphere C यहां पर कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, टू इक्वली चार्ज मेटल स्पेयर A and B रिपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ इतना। तो पहले एक काम करते हैं, हमने क्या किया, दो यहां पर मेटल स्पेयर A और B बना लेते हैं, इक्वली चार्ज है, ये भी ध्यान रखना है। तो मान लीजिए दोनों में चार्ज जो है वो Q है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो D है। इस कंडीशन में अगर आप फोर्स लिखते हैं तो K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर लिखेंगे, ये A था, ये हमारा B था। ठीक है, अब किया क्या गया है, एक थर्ड अनचार्ज बॉडी C लेकर के आए और A में टच कराई, तो होगा क्या कि जब आप A पे C वाली बॉडी को टच कराते हैं, टच कराने के दौरान इन पर जो नेट चार्ज आएगा वो Q प्लस जीरो बोले तो Q के बराबर होगा। ठीक, और B तुम्हारा चुपचाप ऐसे बैठा हुआ था, फिर इसको टच करके उठा के इसको बीच में धर दिया। अब जब आप इसको बीच में धर देंगे तो एक कहानी हो जाएगी, यहां पर ये C है, ये A है, ये B पर तो वही चार्ज है Q, लेकिन जब आप इसको अलग कर देंगे तो कंडक्शन थ्योरी के हिसाब से आधा चार्ज इसके पास आ जाएगा और आधा चार्ज इसके पास आ जाएगा, और चूंकि आपने इसको मिडिल पे रखा है तो ये डिस्टेंस d/2 और ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर दो बॉडीज को आपस में टच करके बाहर अलग अलग कर देते हैं और अगर सिमिलर बॉडीज हैं तो जब टच करेंगे तो नेट चार्ज निकालिए, अलग अलग करने पर आधा आधा चार्ज जो होता है बेटा वो डिवाइड हो जाता है। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि ACB ये हो गया, इस पे चार्ज ये है। अब क्वेश्चन पूछा क्या गया है, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द स्पेयर C पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो अब इसको मैं अलग से बना देता हूं, एक बार जरा देखिएगा ध्यान से। ठीक, तो बेटा ये तुम्हारा चार्ज जो है ये वाला, ये Q/2 है, A वाली बॉडी। ठीक, यहां पर जो बॉडी है ये भी Q/2 है, C वाली बॉडी है, और ये जो बॉडी है ये Q है, ये B वाली बॉडी है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस, क्योंकि मिडिल पे रखा हुआ था तो ये डिस्टेंस आपकी d/2 है और ये डिस्टेंस भी बेटा d/2 है। ठीक है, अब इस C पॉइंट पर अगर मैं फोर्स की बात करूं तो A वाला बंदा C वाले को अट्रैक्ट नहीं, रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अगर आप ये फोर्स निकालेंगे तो K, C पर चार्ज Q/2 है और A पर चार्ज भी Q/2 है, डिवाइड बाई d/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो भाई साहब KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर बच गया, भाई 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये वाला बंदा इसको इधर धक्का देगा, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, फोर्स ऑन C ड्यू टू B अगर निकालोगे तो C पर जो चार्ज है वो Q/2 है और B पर जो चार्ज है वो Q है, और B के डिस्टेंस d/2 का होल स्क्वायर है, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स निकालने के लिए आपको बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। तो नेट फोर्स अगर निकालना है तो CB बड़ा मुझे दिख रहा CA से। ठीक, देखिए ध्यान से, ये माइनस का KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर कितना आ जाएगा, KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर, जो कि पुराने वाले फोर्स के ही बराबर है। इसका मतलब C पर जो अब नेट फोर्स आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा F, और F था कितना, इतना, मतलब F की जो वैल्यू आएगी वो 4। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें दो जगह लिखा है तो डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, एक में लिखा C/A C/B, तो डायरेक्शन जो है बड़े वाले फोर्स CB के अकॉर्डिंग चलेगी तो C/A चलेगी। कहां चलेगी डायरेक्शन, तो नेट की जो डायरेक्शन होगी नेट फोर्स की
वो सी से ए होगी। और ये किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? पहले ऑप्शन में लिखा है, इसलिए कौन सा पार्ट इसका सही हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल चार्ज के हिसाब से क्वेश्चन था, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। हाँ, सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है यहां पर भी दिया गया था एनसीईआरटी में, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस एन अल्फा पार्टिकल, द मास एंड द चार्ज ऑफ प्रोटॉन आर दिया गया है। और अब आपको बताना है कि भैया यहां पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सेम ऐसे क्वेश्चन हमने यहां पर भी बताया था, आपको याद होगा कि अल्फा पार्टिकल की बात करें, बड़ा अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है, मैं बता देना चाहता हूं, वो 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, और जो मास होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो मैंने आज ही बताया है, मतलब अभी आपने कुछ पिछले बताया कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हवा में टिकाना है तो फील्ड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पर अगर आप क्यू चार्ज को टिकाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके mg के बराबर होना चाहिए। और मैंने इसका कैलकुलेशन भी बताया था कि F बराबर mg अगर आप लिख रहे हैं तो QE बराबर mg लिखेंगे, और फार्मूला क्या होता है बेटा? mg/q होता है। तो फील्ड निकालने के लिए अब m कितना है? 4 टाइम्स ऑफ mp। mp की वैल्यू बेटा कितनी है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 इंटू जी, यहां पर 9.8 है, डिवाइड बाय अगर हम यहां पर कर देंगे तो यहां पर q की वैल्यू यहां कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90। आप इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स में जो वैल्यू आएगी वो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन पर कुलाम आ जाएगी। वो भी किधर आएगी? न्यूटन पर कुलाम है भैया, ध्यान रखिएगा। वो भी किधर आएगी? वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगी बेटा। क्या आ जाएगी बोले बड़े? वर्टिकली जो है वो अपवर्ड आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, चार्ज जो था, चार्ज की वैल्यू Q इंटू ई थी, ये 2 भी तो यहाँ पर था, तो नहीं लिखा मैंने यहाँ पर। चार्ज की वैल्यू भी तो लिखोगे ना बेटा, 4 mp g मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ ई। अब ये तो लिखोगे। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 न्यूटन पर कुलाम आ जाएगा। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये 1/6 लगभग देखो बराबर हो जाएगा, 2 करेंगे, हाँ 2 बच जाएगा, ये लगभग 10 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो 9 8 हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा 7। हाँ बिल्कुल सही बात है, अप्रॉक्स में वैल्यू यही आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो ये भी जो है ये फील्ड की F बराबर Q इंटू ई फार्मूले पर आधारित है, जो कि इस पेज नंबर पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लेते हैं। फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस इन अ मटेरियल मीडियम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, जिसका दिया गया है कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो ER दिया गया है, इस F है। इफ द मटेरियल, इसे क्या बोला गया क्वेश्चन में? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है, फोर्स F है, मतलब मीडियम पर, इस क्वेश्चन में मीडियम पर फोर्स जो आ रहा है वो F आ रहा है। ठीक, अगर मटेरियल को रिमूव कर देंगे तो फिर मतलब एयर पे क्या होगा? अब एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मीडियम पर जो फोर्स आता है वो एयर के फोर्स का डिवाइड बाई के, मतलब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। तो अगर आपको F एयर निकालना है तो K टाइम्स ऑफ F मीडियम कर देंगे। अब K की वैल्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R दी गई है और मीडियम में फोर्स ये दिया गया है, तो बेटा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्या आप एनसीईआरटी की इस पेज पर देख सकते हैं, ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों जय हिंद। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन डिस्कशन में। 25 तक आपके हो चुके हैं, और ये देखिए आपके सामने 26वां क्वेश्चन है, 26। ये बहुत ही कॉमन फॉर्मेट का क्वेश्चन है। Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless string। इसमें एक पॉइंट से ऐसे 2 चार्ज स्फीयर लटका दिए जाते हैं। बहुत ही कॉमन फॉर्मेट है ये, और दोनों खास चीज क्या है इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी बता दें। स्ट्रिंग की लेंथ सेम होती है,
स्ट्रिंग लेंथ दोनों की एल होती है सेम, और दोनों के मासेस भी सेम होते हैं। अगर इन दोनों में से एक भी चीज डिफरेंट हुआ तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपके सिलेबस के बाहर का हो गया, फिर उसमें इतनी जबरदस्त मैथ्स लगती है कि उसको सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा, स्ट्रिंग की लेंथ सेम मिलेगी लेंथ, और इनके मासेस भी सेम होंगे। बस ये है कि इनके चार्जेस सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो सपोज दोनों पे कुछ चार्ज है, क्यू क्यू चार्ज है ये, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, ये रिपल्सन फोर्स है ऐसे, ये, और ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, थीटा थीटा ये बराबर होंगे। इन दोनों में टेंशन्स भी बराबर होंगे। ये फॉर्मेट एक तरीके से बहुत ही पेट है, इसको आप ध्यान रखिए। अगर ये दोनों टेंशन बराबर नहीं होते हैं, ये थीटा बराबर नहीं है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो जेई मेंस और नीट दोनों में हमेशा ये मेंशन रहता है। अब यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम है तो आप बड़े आराम से क्या करिए, टेंशन के कंपोनेंट कर दीजिए ऐसे। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा टी साइन थीटा। और हम इक्वेशंस लिख देते हैं कैसे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू दिस फोर्स, और मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और टी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा mg हो जाएगा। फिर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर mg। अब देखिए बच्चा, हमारे पास ये जो tan थीटा है ये होगा, जैसे सपोज ये दोनों स्फीयर्स हैं, ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये मिडिल पॉइंट है इसका, तो टोटल डिस्टेंस x है तो ये x/2 होगी, तो x/2 अपॉन ये डिस्टेंस होता है। लेकिन ये दोनों लेंथ लगभग बराबर होती हैं बिकॉज एंगल थीटा इज नॉट वेरी लार्ज। तो tan थीटा की जगह लिख देते हैं x/2l, दिस अपॉन दिस लिखना था, लेकिन इसकी वैल्यू लगभग इसके बराबर है। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε0 एक्स स्क्वायर mg। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, इसके साथ ये रिजल्ट आप लर्न कर लीजिए तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे पेज बदलना पड़ेगा क्योंकि एक पेज में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मेरे पास सिचुएशन ये थी, ये ऐसे स्फीयर्स थे, ये डिस्टेंस x थी और इधर mg लग रहा था, ये दोनों लेंथ l थी, ये एंगल थीटा थीटा थे, और इधर हमारे पास फोर्स लग रहा था, इधर टेंशन था, और रिजल्ट क्या आया था, x³ इज इक्वल टू, पीछे से देख लेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, ये x³ आ गया, इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू 2l अपॉन mg 4πε0। ये देखिए
क्यू स्क्वायर 4πε0 mg, एक्स क्यूब उधर चला गया, 12 ऊपर चला गया। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है इसी पेपर में आगे भी कुछ क्वेश्चन हो, मतलब आपसे थीटा वगैरह दे करके चार्जेस की वैल्यूज पूछी जा सकती है, और कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है, आपको कल कराए भी गए होंगे क्लास में। यहां पर एक नई चीज बताई गई है, कहते हैं कि चार्ज लीक होने लगा दोनों स्फीयर से कांस्टेंट रेट से। इस कांस्टेंट रेट को मैं अल्फा मान लेता हूं, यानी अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। अल्फा इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। डी टी टाइम में चार्ज डी क्यू लीक कर जाता है तो चार्ज स्फीयर पे कम हो जाएगा, एंड दिस रेट इज कांस्टेंट। तो कुल मिला के लीकेज की वजह से चार्ज कम होगा, और अगर चार्ज कम होगा तो ये डिस्टेंस एक्स भी कम होगी, और जब डिस्टेंस एक्स कम होगी तो ये दोनों स्फीयर से एक दूसरे के पास आने लगेंगे, और इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। जिस रेट से ये एक्स कम हो रहा है दैट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोथ द स्फीयर्स। वो किस रेट से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और क्वेश्चन में वही पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जिससे वो एक दूसरे से पास में आ रहे हैं, और उसकी एक्स से प्रोपोर्शनलिटी देखी गई है। तो यहां पर आप क्या करिए, dx बाई डी टी चाहिए तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए। देखो बाकी सब चीजें तो बदलनी नहीं है ना बेटा, ये चीजें तो कांस्टेंट है, तो हम लिख देंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लैम्डा टाइम्स क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू कम होगा तो एक्स कम होगा, ना लेंथ कम होनी है ना एमजी कम होना है। और अब ऐसे लिख दीजिए क्यू बराबर एक्स की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट लैम्डा। हमने स्क्वायर रूट ले लिया, हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बाई डी टी किया तो डी क्यू बाई डी टी बराबर 1 अपॉन रूट लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 और x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये dx बाई डी टी ही वेलोसिटी है जो मैंने बताया था, और dq बाई डी टी तो कांस्टेंट है, ये अल्फा है। तो इसका मतलब है कि dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स आ रही है भाई, ये v है, और ये इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स है, या प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2 कर देंगे। तो आंसर कौन सा होगा बच्चा, तो सेकंड वाला आंसर हो जाएगा v प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर -1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का एक कैच भी है। वो कैच ये है बच्चा कि अगर तुमने यहां पे ये स्क्वायर रूट नहीं लिया तो फंस जाओगे मैथमेटिकल स्टेप में। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। पेंडुलम के पीछे पड़ गए हैं। द बॉब ऑफ ए पेंडुलम ऑफ मास m suspended by an extensible string of length L as shown in the figure carries a small charge q. An infinite horizontal plane conductor with uniform surface charge density
sigma is placed below it, what will be the time period of the pendulum for small amplitude oscillation? तो यहां पर इसको हम लोग एक ट्रिक से करेंगे। आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी होता है। 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी होता है, और इसको वेरियस सर्कमटेंसेस में रख देते हैं तो जी का इफेक्टिव वैल्यू चेंज हो जाती है। इसको अगर लिफ्ट में रख देंगे जो ऊपर नीचे जाएगी या कुछ और करेंगे, तो यहां क्या किया गया है कि ये मेरे पास सिंपल पेंडुलम था, तो ऊपर ये टेंशन लगता है और नीचे ये mg लग रहा था, और इसको एक चार्ज भी दे दिया गया। क्यों दिया गया है? पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, और नीचे एक प्लेट रख दिया गया है, इसकी हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये भी कंडक्टर है। तो बेटा जब ये कंडक्टर हो जाएगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और प्लेन कंडक्टर की वजह से फील्ड का नाम आप जानते हैं कैसी होगी, अवे होगी, यानी इस तरफ होगी, और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगी। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स इस और लगेगा, mg तो नीचे लग रहा है, और एक q सिग्मा अपॉन ई फोर्स ऊपर लगेगा। तो यहां पे टोटल टेंशन कितना हुआ? इफेक्टिव टेंशन, इफेक्टिव टेंशन हो जाएगा mg माइनस q सिग्मा, mg माइनस q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और यहां से हमारी बात याद कर लो, जी इफेक्टिव ये कुछ नहीं होता है, यही टेंशन अपॉन मास होता है। तो इसको मास से डिवाइड कर दो, जी माइनस क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो एम, ये मेरे पास इफेक्टिव जी हो गया। अब टाइम पीरियड क्या होगा, यहां वैल्यू रख दीजिए, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई एल, और g की जगह ये आ जाएगा g माइनस सिग्मा क्यू अपॉन एम एप्सिलॉन जीरो। तो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस क्यू सिग्मा अपॉन एम एप्सिलॉन जीरो, जो कि मुझे फोर्थ आंसर में दिख रहा है, और यही इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। हमेशा आप लोग इसी तरीके से पेंडुलम के क्वेश्चन को कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम में टेंशन निकाल लीजिए, और टेंशन अपॉन मास की वैल्यू जी में रख दीजिए फॉर्मूले में, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की एनसीईआरटी से, हालांकि इससे इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं। 28वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द अर्थ ग्रेविटेशनल attraction on an electron will be, and given mass and charge of an electron respectively are this and this दिया गया है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, मेरे पास mg होगा नीचे की ओर, और g की वैल्यू आप जानते हैं, 10 ले लेंगे, और अगर आपको इसको नलीफाई करना है तो ऊपर फोर्स E इंटू ई चाहिए। अब यहां पर कितनी वैल्यू आएगी देखिए, E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और बराबर मास
9.1 इंटू 10⁻⁻31, और यहाँ g की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, g की वैल्यू आप 10 ले लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी मेरे पास 9.1/1.6 और 10⁻⁻31, और ये 19 ऊपर आएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो ये +20 हो गया। तो 91/16 इंटू 10⁻⁻11 आ रहा है, और 16×5 = 80 होता है। तो ये लगभग ये वैल्यू 5.6 के आसपास आएगी 10⁻⁻11। तो वैल्यू तो ये मैच कर रही है, पहली वाला आंसर आ रहा है। वाई वी हैव पुट ए माइनस साइन हियर, मीनिंगलेस। यहां पर वेट हमेशा नीचे लगेगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स ऊपर लगना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर फोर्स ऊपर रखने के लिए फील्ड नीचे होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकल डाउनवर्ड होनी चाहिए, और ये उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, इसलिए ये साइन दिया है। माइनस साइन का सिर्फ इतना ही मतलब है। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 28। 29 क्वेश्चन भी ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज 1 मिली कूलाम के हैं, और इसमें कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 पर रखे हैं, और एक चार्ज ओरिजिन पर रखा हुआ है। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज? तो ये बेटा x बराबर 0 है, और यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है 1 कूलाम का, और फिर x बराबर 1, फिर 2, और 2 के बाद 4, और इसके बाद ये एंड नहीं है, इन सब पे 1 मिली कूलाम का चार्ज है, सब 1 मिली कूलाम के चार्ज है। एंड व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 1 कूलाम चार्ज? तो ये सारे चार्ज इसको रिपेल करेंगे, और सारे फोर्स ऐड हो जाएंगे। तो फोर्स कितना लगेगा? किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स कितना होता है? के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मेरे पास अगर इस पर इसका फोर्स निकालेंगे, तो के 1 कूलाम इंटू 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम मीन्स 10⁻³ कूलाम अपॉन 1 स्क्वायर। डायरेक्शन इधर। अब इसके निकालोगे तो के भाई चार्ज तो भाई ये भी 1 कूलाम है और ये 1 मिली कूलाम है, तो 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 स्क्वायर, और ये जोड़ता चला जाएगा। आगे वाला टर्म भी लिख देते हैं, के 1 इंटू 10⁻³ अपॉन 4 स्क्वायर। इनफाइनाइट जीपी है। अब इसका सम निकालना आपको आना चाहिए। सम कैसे निकालेंगे? ये के इंटू 10⁻³ कॉमन ले लो, और ये आ जाएगा 1/1 स्क्वायर यानी 1, 1/2 स्क्वायर यानी 4, और 1/4 स्क्वायर यानी 16, एंड सो ऑन। तो ये जो जीपी है इसका बेटा फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशियो 1/4 है। तो अब k की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻⁹, और ये 10⁻³ हो गया, और इसकी जगह ये फॉर्मूला लगा दो। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4। तो कितना बना? 9 इंटू 10⁻⁶ बना, और साथ में मेरे पास
नीचे 3/4 हो जाएगा, तो ऊपर 4/3 आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये 3 3 काट दिया, तो 12 इंटू 10⁶ न्यूटन का फोर्स आ रहा है। तो 12 इंटू 10⁶ न्यूटन का फोर्स आ रहा है। और यहाँ पे 1 मिनट में जरा पेपर देख लूं। यहाँ पे स्लाइड में एक प्रॉब्लम है बेटा, आपके पेपर में ये मिली कूलम नहीं है, ये 1 माइक्रो कूलम है। पेपर में ये 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, जबकि स्लाइड में 1 मिली कूलम है। तो अगर ये 1 माइक्रो कूलम है सब, तब बेटा ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, ये सब 10⁻⁻6 हो जाएगा। और ये अगर 10⁻⁻6 है तो ये 3 आएगा, तो ये 3 आएगा, तो आंसर 12,000 न्यूटन का फोर्स आ जाएगा। तो आपके पेपर में ये 1 माइक्रो कूलम था, और अभी मैंने मोबाइल पे अपना पेपर चेक किया तो पता चला ये माइक्रो था, मिली नहीं था। तो क्वेश्चन के करने में कोई अंतर नहीं है, यही रहेगा सॉल्यूशन, बस मिली की जगह माइक्रो था तो आंसर आ जाएगा। ये फोर्स का फॉर्मूला है, उसी पर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E इन एक्सटर्नल फील्ड E एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, तो फोर्स हो जाएगा E इंटू E, और मास हो जाएगा E/m, आई एम वेरी सॉरी, एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m, यानी E/m। तो E/m कहाँ है, ये तो गलत हो गया, E/m है। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो E/m इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं होगा, E/m इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगा। तो ये चौथा आंसर इसका सही रहेगा। मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर एक कंडक्टर होता है। तो पहली बात तो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती है। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो हमारे पास 2 लाइनें वैसे ही रिजेक्ट हो गई, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। देयर वॉन्ट बी एनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इन बिटवीन इनसाइड द कंडक्टर। और दूसरी चीज, कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस भी परपेंडिकुलर एंट्री करेंगी। तो ये सेंटर है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन एंट्री कर रही है, एग्जिट भी कर रही है, तो चौथी वाली सही है। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो मेरे पास लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन द फिगर एज, जो चौथी नंबर की लाइन होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये वही इफेक्टिव जी वाला क्वेश्चन है, और पहले आप क्वेश्चन समझ लो। देखो एक सिंपल पेंडुलम है, और इसके बॉब पर चार्ज भी है और इसका मास भी है। तो अभी वैल्यू नहीं रखते हैं, मान लो मास m है और चार्ज हमारे पास q है, और इसको ऑसिलेट कराते हैं। तो चार्ज होने का अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि चार्ज पर कोई फोर्स लगाने वाला ही नहीं है। तो टाइम पीरियड इसका t बराबर 2π√L/g ही रहेगा, L इसकी लेंथ मान लें। इसके बाद सेकेंड फेज में इन्होंने क्या किया कि यहां पर ये चार्ज और सब था, तो एक प्लस चार्ज था, और
इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड अप्लाई की गई है, तो नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ई। तो अब इस पर एक टेंशन तो ऊपर लगेगा ही और साथ में mg लगेगा और QE भी लगेगा। अब इसमें इफेक्टिव ग्रेविटी वाला फॉर्मूला हो जाएगा। इफेक्टिव ग्रेविटी हमने अभी पहले ही वाले क्वेश्चन में बताया था। आप टेंशन निकालो, ये टेंशन है, टेंशन को TF लिख देते हैं, टेंशन फोर्स। ये हो जाएगा mg प्लस QE। तो इफेक्टिव जी हमारे पास आ जाएगा टेंशन अपॉन मास इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये G प्लस QE अपॉन m। तो नया वाला टाइम पीरियड कितना हुआ? देखिए, नया वाला टाइम पीरियड T डैश बराबर हुआ 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G प्लस QE अपॉन m, ये रहा। अब देखिए, हमारे पास ये पहला वाला टाइम पीरियड दिया हुआ है और दूसरा वाला टाइम पीरियड ये है जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो टाइम पीरियड ये होगा। और कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र में लोलक द्वारा लिया गया समय है। हिंदी में स्लाइड कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे ये 20 ऑसिलेशन का टाइम भी नहीं दिया है, अंग्रेजी में कंप्लीट है। द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू मेक 15 ऑसिलेशन। तो यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा? जो टाइम निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड में 15 ऑसिलेशंस का टाइम निकालना है, तो हमें 15 टी डैश निकालना पड़ेगा और टी डैश के पहले हमें टी निकालना पड़ेगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, टी डैश और टी को डिवाइड कर दो, तो टी डैश अपॉन टी बराबर, देखो 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा और टी डैश के लिए अंडर रूट में है L अपॉन G प्लस QE अपॉन m, और t के लिए भी हमारे पास आएगा, उलट जाएगा क्योंकि नीचे है, तो L नीचे रहेगा, G ऊपर रहेगा। तो अब L से L काट दीजिए और T डैश बराबर हो जाएगा T इंटू अंडर रूट G अपॉन G प्लस QE अपॉन m। अब ये दोनों तरफ लिखने की प्रॉब्लम है, आएगा तो है नहीं, तो मुझे पेज बदलना पड़ेगा। तो मैंने लिखा T डैश बराबर T और बार बार देखना भी पड़ेगा, तो G अपॉन G प्लस QE बाई m। m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस टाइम पीरियड की वैल्यू रख दीजिए। ये टाइम पीरियड था 20 ऑसिलेशन करता है 44 सेकंड में, तो 44 अपॉन 20 ये आ गया और इसको हम m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो mg अपॉन mg प्लस QE हो गया। अब मेरे को बस गुणा भाग करना है, तो 44/20, और ध्यान से देखो मुझे तो याद है मास 40 ग्राम था, तो 40 इंटू 10⁻³ इंटू 10, ये मैंने रख दिया। mg की जगह यहाँ पे भी यही रख दिया, m इंटू जी, और q और e बच्चा हमें याद नहीं है तो अभी देख लेंगे। q था 2 माइक्रोकूलम और ये था 4.2 इंटू 10⁴, तो 4.2 इंटू 10⁴
और इंटू 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। अब ये कैलकुलेशन करना है, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी करते हैं। क्वेश्चन आपके सर ने आपको कुछ ज्यादा लंबा दे दिया है, तो 44/20 और अंडर रूट, देखो ये मेरे पास 2 जीरो है, तो ये ऊपर वाला आ गया 0.4, ये 4 और ये 2 जीरो कट गए, 4 इंटू 10⁻⁻⁴, नीचे वाला भी हो गया 0.4, और ये कितना हुआ 4.2 इंटू 2, 8.4 इंटू 10⁻⁻², ये आ रहा है। तो 44/20। अब इसमें क्या किया जाए, 0.4 है और ये है 0.084, और इसमें 0.4 जोड़ देंगे तो यह है 0.484, तो ये आ जाएगा 44/20। ये दशमलव हटा दीजिए, ये 400 हो जाएगा। अब आप इसमें से स्क्वायर रूट ले लीजिए, 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, और 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है हम देख लेते हैं। शायद 22 का स्क्वायर 484 होता है, 22 इंटू 22, 22 दूनी 44, 4 हो गया, 22 दूनी 44 और 4 48, हाँ ये 22 का होता है, ये 22 होता है। तो ये 20 से 20 कट गया और ये 22 दूनी 44 हो गया। तो नया वाला टाइम पीरियड बेटा टी डैश ये 2 सेकेंड है। अब 15 ऑसिलेशन का टाइम निकालना था, देख लो 15 ऑसिलेशन का टाइम निकालना था, तो हम क्या करेंगे, एक ऑसिलेशन का टाइम 2 सेकेंड है, तो 15 के लिए 2 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर 30 सेकेंड आ जाएगा, और इस तरीके से आंसर इसका पहला वाला होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, आनंद आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये 33, ये थ्योरेटिकल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो पॉजिटिव और निगेटिव से, पॉजिटिव से चलेंगे निगेटिव पे खत्म होंगी, तो यही वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, और ये पहला आंसर है इसका, इसमें तो कुछ करना नहीं था, ये किताब में बनी भी हुई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज continuous if there is no charge at that point, discontinuous, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, चौथा वाला सही माना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कॉन्टिन्यूअस होती है, कटती नहीं है। अगर चार्ज आ जाता है तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाती हैं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज बिहेव लाइक सोर्स ऑफ चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बिहेव लाइक सिंक ऑफ द चार्ज, तो ये सेकेंड आंसर हो जाएगा। ये मैकेनिक्स लगा दी गई है, पार्टिकल ऑफ मास देश एंड चार्ज दिया गया है और स्पीड दिया गया है अगेंस्ट ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो ठीक है पहले फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁵, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी, और चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये 1 न्यूटन का फोर्स आ गया, और एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बाय मास, और मास है 10⁻³ kg, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकेंड,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसको फेंका गया है इस तरफ, तो फोर्स इधर लगेगा तो ये रिटार्डेशन का काम करेगा। तो फॉर्मूला लगा देते हैं v² बराबर u² माइनस 2s। यस, ये फॉर्मूला काम करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फाइनल स्पीड हमें 0 चाहिए, तो u² माइनस 2s बराबर 0। तो s बराबर हो जाएगा u² अपॉन 2a, और u कितना दिया गया है, व्हाट इज द स्पीड 20, तो 20 इंटू 20 हमने कर दिया u² और ट्वाइस, और एक्सेलरेशन कर दिया 10⁻³ तो मेरे पास ये आ गया, ये 2 से कट गया, ये 10 आ गया, तो ये आ जाएगा 200 और बटे 10⁻³ यानी 0.2 मीटर ये चलेगा। सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। गुड क्वेश्चन, अच्छा आंसर, बढ़िया सा सिंपल कॉन्सेप्ट का प्रयोग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 36 में। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल फर्स्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ये मैग्नीट्यूड हटा देते तो 2 आंसर सही थे, चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड मास एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, तो ओनली ये चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और फिर फील्ड की डायरेक्शन और चार्ज की वैल्यू अगर दोनों पॉजिटिव एक सेम है, पॉजिटिव है, तो फील्ड की डायरेक्शन में, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। तो ये सोप बबल है और इसको नेगेटिव चार्ज दिया, बट म्यूचुअल पेयर में रिपल्सन होगा, तो देयरफॉर रिपल्सन की वजह से इसकी रेडियस बढ़ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है, देखते ही देखते हो जाते हैं। फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज, दे फॉर्म ए क्लोज लूप। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं और दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। इसमें थोड़ा सा पंगा है, क्या? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड असल में 2 तरह की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 तरीके से बनाई जा सकती है, एक तो स्टैटिक चार्जों से और दूसरी बनाई जाती है बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैक्सवेल के बाद आया था। अगर हम किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करेंगे तो दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नॉन कंजर्वेटिव होती है और साथ में इसकी फील्ड लाइंस क्लोज कर भी आती हैं। बट इन जनरल जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो मेरा मतलब होता है वही फील्ड जो स्टैटिक चार्जेस की वजह से बनती हैं, तो उसकी फील्ड ये क्लोज लूप नहीं होती हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन। तो ये पहली 3 प्रॉपर्टी हैं और ये नॉट ए प्रॉपर्टी है, नॉट। तो चौथा वाले आंसर के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट, तो एनसीईआरटी भी उसी को फॉलो कर रही है। And whenever we say that electrostatic field, that means we are not talking about the fields produced by changing of magnetic field. चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अब हमारे पास 3 चार्जेस हैं, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड 4q
स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L एट पॉइंट 0 L/2 एंड L। तो चलिए ये हमने ले लिया और ये x बराबर 0 है और ये x बराबर L/2 है और ये x बराबर L है और यहाँ पे चार्ज Q रखा है, यहाँ पे कैपिटल Q रखा है, यहाँ पे 4Q रखा है। इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन Q 0, तो इस पर नेट फोर्स 0 चाहिए, Q पर नेट फोर्स 0 चाहिए। तो चार्ज Q कैसा होना चाहिए? ठीक है, देखिए इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये Q है, ये 4Q है, यानी ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये दोनों तो रिपेल करेंगे, ये ऐसे लगेंगे। और ये फोर्स कितना हो जाएगा? K मतलब 1/4πε0 और Q इंटू 4Q अपॉन L²। और बेटा ये डेफिनेटली इसको रिपेल ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तभी तो ये कैंसिल होगा, यानी Q का साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो साइन डिसाइड हो गया, साइन मस्ट बी नेगेटिव। और यह फोर्स कितना लगाएगा? KQ इंटू कैपिटल Q अपॉन L/2 का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए। तो K काट दीजिए, Q काट दीजिए, L² से L² काट दीजिए, तो आ जाएगा 4Q बराबर 4Q। तो ये 4 भी काट दीजिए। तो Q की वैल्यू -Q के बराबर होनी चाहिए। वैल्यू तो Q आ ही गई है, साइन हमने यहां से डिसाइड कर लिया, क्योंकि Q एंड 4Q बोथ आर स्मॉल सेम टाइप। ये रिपेल करेगा, तो इसको ये अगर ये रिपेल कर रहा है तो ये अट्रैक्ट कब करेगा? जब इसका साइन इसका अपोजिट हो। तो यानी पहला वाला आंसर इसका आएगा, फर्स्ट आंसर है इसका। चलिए आइए नेक्स्ट में आइए। वही कूलम्ब्स लॉ लग रहा है, एनसीईआरटी में है। और ये पता नहीं क्यों कहते हैं कि दो चार्ज स्फीयर्स हैं और डिस्टेंस दी गई है और फोर्स निकालना है, तो सीधे F बराबर वही कूलम्ब्स लॉ लगवा रहा है, Q1 Q2 अपॉन R²। तो K रख दो 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 रख दो 10⁻⁷, Q2 भी रख दो 10⁻⁷ इंटू 2 भी है, और बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, यानी 0.2 मीटर है। तो 0.2 इंटू 0.2 आ गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। अब क्या बना भाई? 9/2, ये -10⁻⁻14 है और ये 9, तो -5 आ गया। और ये 2 इंटू 2 लिखा तो 10⁻⁻2, तो ऊपर जाके 10⁻2 हो जाएगा और 1 2 से 2 कट गया। तो मेरे पास आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। तो सेकंड वाला आंसर आ गया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे कूलम्ब्स लॉ पूछ रहा था कि भैया आपको आता है कि नहीं आता है। अगर आपको आता है तो आपके नंबर बन गए। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टूवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई डायरेक्शन। पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, अब यहां पर 41 में नॉर्मली आंसर पैराबोला दिया जाता है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इस तरफ है,
इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल जैसे अगर ऐसे चल रहा है, हमने इस तरफ वेलोसिटी दे दी u से, तो बेटा फोर्स तो इस पर इधर लगेगा QE/m, तो और कांस्टेंट लगेगा तो यह पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। ये आंसर दे दिया जाता है। याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी पार्टिकल को रख दोगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, एक्सेलेरेटेड, और अगर फील्ड के अलोंग वेलोसिटी दोगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो रिटार्डेड या एक्सेलेरेटेड। और अगर किसी और एंगल पर दोगे, नॉट ओनली परपेंडिकुलर, किसी और एंगल पर दोगे तो भी ये पैराबोला रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42। ये कंडक्टिंग शीट है, तो यहां पर ये एंगल थीटा दिया है, तो बैलेंस है, तो फोर्स बनाइए पहले। पॉजिटिव फील्ड होगी इधर, तो फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और इनटू चार्ज क्यू चार्ज हमने मान लिया, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लगेगा, और mg नीचे लगेगा और ये इधर टेंशन लगेगा। टेंशन के दो कंपोनेंट कर देंगे, तो ये हो जाएगा t cos थीटा, इधर आ जाएगा t sin थीटा। तो t sin थीटा बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, और t cos थीटा बराबर mg, तो डिवाइड कर दो तो tan थीटा इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन mg एप्सिलॉन 0। तो ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, तो ये सिग्मा प्रोपोर्शनल टू tan थीटा होता है। और इसका अपने आप में बड़ा ही यूज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और बेसिकली हम लोग किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को स्ट्रेंथ नापने के लिए इसको काम में लाते हैं। बहरहाल इसका आंसर तो सेकंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये भी सीधे फॉर्मूला है। क्यू चार्ज से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो 1/4πε0 लिख दीजिए, 9 इंटू 10⁻9। पॉइंट चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻6, और डिस्टेंस है 80 सेंटीमीटर, यानी 0.8 का स्क्वायर। तो 9 पछे हो गया 45, और 10 हो जाएगा 3 अपॉन ये हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 10⁻²। अब इसको आप काट सकते हैं, कैसे काटेंगे? 45/64 आ रहा है, तो 45/64 इंटू 10⁻5 आ रहा है। तो आप इसको 450, देखिए सब 10⁻4 है, मैं आंसर मिला रहा हूँ, ये किया 10⁻4। अब इसको काटिए, किससे काटेंगे? 2 से काट सकते हो, 225/32 हो गया। अब नहीं कटेगा ये, अब भाग देना पड़ेगा, तो 32 और 225। अब यहाँ डिवाइड कर लो भाई, हम तो ऐसा करते हैं कि टूल से डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर कहीं ना कहीं होगा। ये कैलकुलेटर है,
और 225/32 करना है। 225/32 7.03 आ रहा है, तो उसको 7 लिख दिया है। तो सेकंड आंसर के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए 43 का सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये फॉर्मूला है, इस पेज पे दिया गया है। Two point charges Q and -6Q are placed some distance apart. If the electric field at the location of Q due to charge -6Q is easy. अब ध्यान से देखिएगा, ये Q है और ये -6Q है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q ड्यू टू चार्ज -6Q, तो ये लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन, और यहां पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E कह रहे हैं। तो E की वैल्यू कितनी है कि 6Q/L², ये तो वैल्यू हो गई, और चूंकि ये नेगेटिव है तो -6Q की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में हो जाएगी। तो मैं लिख दे रहा हूं टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। अब मुझे निकाले देन एट द लोकेलिटी ऑफ 6Q, ये लोकेलिटी है 6Q की, और इसकी वजह से फील्ड किधर होगी, इसी तरफ होगी। यह पॉजिटिव चार्ज है, अवे होगी। तो ये E' बराबर कितना होगा, इसको E' मान लेते हैं, तो KQ/L², और ये भी टूवर्ड्स राइट होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं E/6, 6 से ऊपर नीचे कर दें तो E आ जाएगी। तो E/6 आंसर होगा, -E/6 नहीं होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स ऑफ फोर्स अबाउट सिंगल नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, तो बेटा ये रेडियल इनवर्ड होती हैं माइनस पॉइंट चार्ज की वजह से, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियल आउटवर्ड होती हैं। तो थर्ड वन इज द आंसर हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो ये बेटा आपका पेपर था जो मैंने डिस्कस कर दिया। जैसा हो बताइएगा कमेंट करके।